हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। इस वीडियो में हम मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे या मादा युग्मकोद्भिद की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है वो एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से एक सक्रिय गुरु बीजाणु ही शेष होता है, बाकी 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु का ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके, ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि कर लेता है। तो ये जो गुरु बीजाणु होता है, अगर हम गुरु बीजाणु की बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्रक्रिया आप पढ़ रहे हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस की। मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण, मादा युग्मकोद्भिद या यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, भ्रूणकोश का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अगर हम किसकी बात करेंगे, जो ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसे हम क्या बोलेंगे, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका बोलते हैं। हम सक्रिय गुरु बीजाणु को मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं, प्रथम कोशिका कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु को क्या नाम देते हैं, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। यह आकार में वृद्धि करके बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर लेता है। ये क्या करेगा, यह आकार में वृद्धि करके, यह आकार में वृद्धि करके बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर लेता है, पोषण प्राप्त कर लेता है। और जब ये क्या करेगा, ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर लेता है, तो यह इसका जो केंद्रक होता है, समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर के 2 केंद्रकों का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो इसका जो केंद्रक है, तो इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन से विभाजित हो जाता है, समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 2 केंद्रक का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे कि जो यहाँ पर सक्रिय गुरु बीजाणु है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु में जो यहाँ पर इसका सक्रिय गुरु बीजाणु है, यहाँ पर इसका केंद्रक है, ये क्या कर लेगा, ये समसूत्री विभाजन करेगा। कौन सी प्रक्रिया करेगा, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया करेगा। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक का निर्माण कर लेगा, 2 केंद्रक का निर्माण कर लेता है। इस तरीके से ये दोनों केंद्रक किधर की तरफ मूव करते हैं, ध्रुवों की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये दोनों केंद्रक
एक गुरु बीजाणु का एक केंद्रक जो होता है विभाजित होकर के कहाँ पर चला जाएगा, ध्रुवों की ओर चला जाता है। कहाँ पर विभाजित करके दो केंद्रक बन जाता है और दोनों केंद्रक कहाँ पहुंच जाते हैं, ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से दो केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये दोनों केंद्रक ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही विभाजन हो जाएगा वैसे ही ये दोनों केंद्रक किधर की तरफ, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जब ध्रुवों की ओर गमन कर जाते हैं तो दोनों ध्रुवों पर स्थित केंद्रक सामान्यतः दो दो बार साधारण समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित केंद्रक दो बार समसूत्री विभाजन करता है, दो बार साधारण समसूत्री विभाजन कर लेगा। साधारण क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करता है। और जब साधारण समसूत्री विभाजन कर लेता है तो दोनों विपरीत ध्रुवों पर विभाजन करता है। और जब विभाजन करता है तो दोनों ध्रुवों पर चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ध्रुव का है, ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, यहाँ पर एक केंद्रक है, यहाँ पर एक केंद्रक है। तो ये क्या करेगा, एक बार समसूत्री विभाजन होगा, एक बार यहाँ पर क्या होगा, समसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, एक केंद्रक से दो केंद्रक यहाँ पर बन जाएगा और दो केंद्रक यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद फिर से ये तो एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद फिर से पुनः इसमें क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर पुनः दिखा दीजिए। और जब समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर पुनः हो जाती है तो यहाँ पर चार केंद्रक बन जाते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, चार केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, दो बार समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पर सेकंड टाइम हुआ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ। तो यहाँ पर जब दोबारा समसूत्री विभाजन हुआ, मैंने अभी लिखा कि जब दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर दो बार समसूत्री विभाजन हुआ। एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और जब दोबारा समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुई तो चार कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। उसके बाद जब ये केंद्रक कहाँ पर पहुंच जाते हैं, चार केंद्रकों का निर्माण विपरीत ध्रुवों पर हो जाता है, तो यहाँ से एक केंद्रक, विपरीत ध्रुवों से एक केंद्रक केंद्र की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत इस तरीके से चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इनमें से चार केंद्रकों में से इनमें से एक केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। गति करके केंद्र भाग में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि जब ये दोनों केंद्र क्या करेंगे, गति करेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 बचेंगे और नीचे की तरफ भी कितने बचेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ भी देखेंगे तो कितने केंद्रक बचेंगे, 3 बचेंगे। और ये दोनों आकर के गति करके कहाँ पर पहुंच जाएंगे, बीच में। तो इस तरीके से दोनों केंद्रक यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों केंद्रक क्या कहलाएंगे, यहाँ पर ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। और निषेचन से पहले ये ध्रुवीय केंद्रक किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, द्वितीयक केंद्रक में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि जब कभी भी विपरीत ध्रुवों पर चार चार केंद्रकों का निर्माण होता है तो उनमें से क्या होता है, एक एक केंद्रक किधर की तरफ गति करते हैं, केंद्र की तरफ गति करते हैं। तो इस तरीके से दो ध्रुवीय केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसके बाद दोनों ध्रुवों पर देखेंगे तो तीन तीन कोशिकाएं उपस्थित हैं। तीन तीन केंद्रक यहाँ पर क्या है, तीन तीन केंद्रक उपस्थित होते हैं। उसके बाद इनके चारों तरफ, इन कोशिक केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका द्रव्य का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा और निर्माण हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर विपरीत ध्रुवों पर ऊपर की ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितने केंद्रक होते हैं, तीन केंद्रकों का क्या होता है, यहाँ पर ऊपर निर्माण होता है तो यहाँ पर तीन केंद्रक उपस्थित होते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, तीन केंद्रक। यहाँ पर कोशिका भित्ति बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ऊपर देखेंगे तो तीन केंद्रक कोशिका का निर्माण हो जाएगा, बीच में दो ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और लास्ट में देखेंगे तो नीचे की ओर भी कितने कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, तीन कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ऊपर की जो तीन कोशिकाएं होती हैं, ऊपर की जो ये तीन कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, ये तीनों कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं कहलाएंगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाएंगी। तीनों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ क्या कहलाएंगी, प्रतिमुखी कोशिका कहलाएगी, जिसे हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। प्रतिमुखी कोशिका जिसे हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। बीच में क्या है, ध्रुवीय केंद्रक हो गया, ध्रुवीय केंद्रक यहाँ पर हो गया। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, अंड कोशिका है। यहाँ पर क्या होता है, अंड कोशिका होता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। दो क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। लास्ट में अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है, एक 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश या इम्ब्रियो सैक। इसी भ्रूण कोश को हम परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस भ्रूण कोश को हम बीजांड में भी देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे भ्रूण कोश हो जाता है। भ्रूण कोश में ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है, नीचे की तरफ 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से हम डायग्राम में देख लेंगे कि यहाँ पर शुरुआती में क्या होता है, ये सक्रिय क्या होता है, गुरु बीजाणु है। ये सक्रिय क्या है, गुरु बीजाणु है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो गया। कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन होगा। तो एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया, 2 केंद्रक, और दोनों कहाँ पर पहुंच गए, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए। और दोनों जब विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तो फिर से समसूत्री विभाजन 2 बार होता है। तो यहाँ पर एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 बन गया, और जब दोबारा समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 बन गए। 4 केंद्रकों का इस तरीके से क्या हो गया, निर्माण हो गया। इनमें से एक ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, केंद्र की तरफ सेंटर में आते हैं। केंद्र की तरफ जब आएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण कर देंगे। और ऊपर 3 केंद्रक होते हैं और नीचे की तरफ भी क्या होते हैं, 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे ऊपर और नीचे क्या होते हैं, 3 केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। तो केंद्रक में जो स्थित होता है उसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो यहाँ पर केंद्रक होते हैं वहां पर उनके चारों तरफ क्या होता है, कोशिका द्रव्य का जमाव होगा और वो केंद्रक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। बीच में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं हैं और नीचे की तरफ 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका है। तो यहाँ पर देखने का काम करेंगे, इसे ऊपर की तरफ क्या है, 3
पोडल सेल हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, 3 प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ नीचे की तरफ द्वितीयक, इसे हम सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में क्या देते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। सॉरी, निषेचन के बाद, निषेचन के समय पर ये द्वितीय केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम क्या नाम देंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या नाम देंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये अंड कोशिका है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इग सेल नाम देंगे। और नीचे की तरफ 2 सहायक कोशिका है, 2 सहायक कोशिका है। यहाँ पर इसे हम नाम क्या देंगे, 2 सहायक कोशिका। और दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, दोनों को अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका को मिला करके हम अंड उपकरण कहते हैं। क्या नाम देते हैं, अंड उपकरण। इसे हम क्या बोलेंगे, दोनों को सहायक कोशिका और अंड कोशिका को मिला करके इग ऑपरेटस या अंड उपकरण कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हमने क्या बोला, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका बोला। इसी गुरु बीजाणु से, सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या होता है, एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, यहाँ पर गुरु बीजाणु का जब निर्माण होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन उनमें से 3 डीजनरेट होते हैं, एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। उस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है, उसका जो केंद्रक होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और 2 बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाते हैं। इस तरीके से 4 केंद्रकों का क्या होता है, दोनों ध्रुवों पर निर्माण हो जाता है। और जो यहाँ पर इन चारों केंद्रकों में से एक एक केंद्रक केंद्र में आता है, सेंटर में आता है। और जब यहाँ पर सेंटर में आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोल देते हैं। ऊपर 3 केंद्रक बचता है, से नीचे भी 3 केंद्रक बचता है। और वहां पर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। जब यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो केंद्रक यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं बनती हैं और नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। निभागीय क्षेत्र में 3 कोशिकाएं होती हैं, बीजांड द्वारीय क्षेत्र में भी 3 कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि अगर इसके ऊपर एक अध्यावरण का निर्माण कर देंगे इस तरीके से अध्यावरण का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये बीजांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजांड कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर निभागीय क्षेत्र है, निभागीय क्षेत्र में एंटीपोडल सेल बनती है 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे की तरफ बीजांड द्वारीय क्षेत्र में 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इन दोनों कोशिकाओं को मिला करके हम अंड उपकरण भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अंड उपकरण बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। और जब 7 कोशिकीय 8 कोशिकीय संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना को ही हम भ्रूणकोश कहते हैं या परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इस तरीके से ये मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।